हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो ऑफ रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। ओके, तो दीज आर वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, सो लेट अस स्टडी देम। सो पहली टर्म है हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ कंटेक्स्ट ऑफ दिस थिंग। ये जो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के संदर्भ में ये हम इनको पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल को नॉर्मल मटेरियल से, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक बनाने में ये टर्म्स हमारी हेल्प करेंगी। इन टर्म्स की हेल्प लेते हैं हम लोग उनको समझने में कि कैसे चीज़ों को मैग्नेटाइज किया जाता है। मैग्नेटाइज करने का मतलब नॉन मैग्नेटिक से उनको मैग्नेटिक बनाने में। जैसे एक नॉर्मल मटेरियल आयरन जो है वो मैग्नेटिक तो है, मतलब क्या है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट तो होता है लेकिन उसके अंदर खुद कोई पोल्स नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ओके, तो एक ऐसी चीज जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है लाइक एन आयरन, उसको मैग्नेट बनाने में ये हमारे टर्म्स हेल्पफुल रहती हैं। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले पहली टर्म है हमारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहला ही हमारे पास ये टर्म आ चुकी है इस चीज को समझने के लिए। द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अदर सब्सटेंस, इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या कुछ लोग इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। इसको H वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट। यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो भी फॉर्मूला है उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो आपके पास H आ जाएगा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स आ जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे हमें पता है एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट टाइम्स एन आई के इक्वल होता है। ओके, तो अगर मैं H की बात करूं तो H इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट, यानी कि n टाइम्स I के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स फॉर ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के केस में ये फॉर्मूला बनेगा आपका फॉर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो इन दिस वे आप अलग अलग मटेरियल्स का मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल सकते हैं, अलग अलग शेप्स का, अलग अलग स्ट्रक्चर्स का। ओके, तो ये है आपका क्या, एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है, तो हमें पता है एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर। तो यदि मैं इसका H निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, करंट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर, ये हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको ये हेल्प करता है निकालने में दिस थिंग। ओके, सो ये था हमारा पहला टर्म जिसका नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब आते हैं दूसरी टर्म के ऊपर अपने, इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब आपने क्या करा, आपने जो है एक किसी भी डिवाइस के अंदर, मान लो जैसे ये हमारे पास एक सोलेनॉइड था। ओके, ये सोलेनॉइड था, इसके अंदर आपने आयरन की रॉड रख दी इस तरह से। ओके, इनिशियली इस आयरन की रॉड के अंदर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो था, जब तो वो मैग्नेट नहीं है। ओके, कोई चीज मैग्नेट कब कहलाएगी, जब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो नॉन जीरो हो। ओके, तो इनिशियली इस आयरन रॉड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था वो जीरो था। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, जाहिर सी बात है बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता, तो दिस इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, इसके अंदर कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हेन एवर दिस मैग्नेटिक इन दिस प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस आयरन रोड इज प्रेजेंट, क्या करेगी आयरन रोड, वो अपने अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिवेलप कर लेगी अपने अंदर। ये सब कैसे होता है, ये प्रॉपर्टीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए दिस इज द ओनली थिंग कि ये जो आयरन रोड है वो अपने अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिवेलप कर लेता है। और दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवेलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। के वो जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है, तो कैसे पता लगेगा, द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवेलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फॉर्मूला क्या हुआ, m, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, इसकी ऐसा यूनिट भी इसकी तरह एम्पियर पर मीटर ही है। ओके, देयर इज ऑल्सो वन मोर रिलेशन हेयर फॉर दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अब देखो
देखो अब ये एक मैग्नेट बन चुका होगा, ओके, जाहिर सी बात है अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया तो इसके अंदर एक डाइपोल मतलब नॉर्थ और साउथ पोल डबल पोल क्रिएट हो चुके हैं इस मटेरियल के अंदर भी, ओके। तो इस मटेरियल के अंदर जो डबल पोल क्रिएट हुआ उसकी वजह से अपना कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अब रीजन के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है B1, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज। जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा रीजन के अंदर। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। दिस इज अनदर रिलेशन जो आपको याद रहना चाहिए, ओके। फिर बढ़ते हैं थर्ड क्वांटिटी की तरफ, मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप लोग सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो इट इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0, यानी कि जो इनिशियल जो सोलेनोइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड था प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइज्ड बॉडी, जो आयरन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया, इनका दोनों का जो सम होगा, ओके। देखो दो क्वांटिटीज हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अभी इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो दो क्वांटिटीज की वजह से आ रहा है। पहला उसके खुद के सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है जिसका फॉर्मूला आपको पता है म्यू नॉट NI होता है, ओके। सिमिलरली इस आयरन रोड के मैग्नेट बनने की वजह से जो नया मैग्नेटिक फील्ड आया है वो हो जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं वो क्या होता है, इन दोनों का सम हो जाता है। B इज इक्वल टू B0 प्लस B1। तो यहीं पर हमने यही चीज लिखा है, B इज इक्वल टू B0 प्लस B1। B0 की वैल्यू पुट कर दी, देखो म्यू नॉट टाइम्स H। B1 की वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट टाइम्स I। म्यू नॉट कम्स आउट कॉमन H प्लस I, ओके। सो ये था आपका यहां तक का पार्ट। नेक्स्ट मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी, ओके। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो कि मैग्नेटिक जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे लिया जाता है, ये काई बोलते हैं इसको, काई, ओके, CHI काई, और नीचे M, काई M। सो काई M जो है वो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है। ये क्या होता है ये क्वांटिटी, कि एक मटेरियल कितना इजीली अपने आप को मैग्नेट बनने देगा, ओके। अगर मैं बात करूं कि मैं आपके सामने स्टील रख दूं, और क्या स्टील अपने आप को इजीली मैग्नेट में कन्वर्ट होने देगा, दैट इज अ क्वेश्चन। सिमिलरली मैं आपके सामने जो है कोबाल्ट रख दूं, क्या कोबाल्ट खुद को मैग्नेट होने देगा, ओके। तो हाउ इजीली अ सब्सटेंस लेट इटसेल्फ टू बी मैग्नेटाइज्ड, वो अपने आप को कितना इजीली मैग्नेटाइज होने देता है, इसकी मेजरमेंट कैसे पता लगती है मुझे, सक्सेप्टिबिलिटी से पता लगती है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है, I/H। देखो मतलब कितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जितना ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा उतनी ज्यादा बोलेंगे ना हम कि वो इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, ओके। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ I के। दूसरा, कम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाऊं और जल्दी हो जाए वो, ओके। तो देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब H जितना कम होगा उतना जल्दी मैग्नेटिक एक चीज मैग्नेट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देयरफॉर काई M इज इक्वल टू I/H। यहां पे दिस इज कॉल्ड द काई M मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो ये था आपका काई M, ओके। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ और टर्म्स को नोट डाउन करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के और टर्म्स को हम समझते हैं। तो एक ये टर्म है हमारी जिसका नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके। आपने परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस हमने अभी तक देख रहे थे। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, ओके। परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू लेट द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट, कि एक मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कितना इजीली पास होने देता है। ये किससे पता लगेगा मुझे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से पता लगेगा उसका, ओके। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि वैक्यूम अपने अंदर से कितना पास होने देता है, तो वो पता लगेगा मुझे म्यू नॉट की वैल्यू से, ओके। और इसी तरह से एक दूसरे मटेरियल की बात करें तो अगर जो किसी मटेरियल के बारे में पता करना है मुझे, तो उसको अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा वो मुझे म्यू की वैल्यू से पता लगेगा। दिस म्यू इज इक्वल टू B/H। अपने म्यू नॉट इज इक्वल टू B0/H तो पढ़ा ही है पिछले अभी 2 मिनट पहले। तो उसी तरह से म्यू इज इक्वल टू B/H। ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इट। अब आते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू दैट ऑफ द फ्री स्पेस। के मतलब के मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कितना पास होने देता है,
डिवाइडेड बाय वैक्यूम अपने अंदर से कितना पास होने देता है। हम कंपेयर करना चाहेंगे ना दोनों को, तो ये कंपेयर करने के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी नाम की एक क्वांटिटी को बनाया गया। ओके, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। सिमिलरली म्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू बी बाय बी नॉट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटीरियल डिवाइडेड बाय, अगर मटीरियल ना होता उसकी जगह वैक्यूम होता तब क्या मैग्नेटिक फील्ड होता, तो ये। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ दैट क्वांटिटी, तो इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ओके, अभी के छोटा सा 2 नंबर में आपका डेरिवेशन आ सकता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। तो देखते हैं, ये अभी 2 मिनट पहले हमने वीडियो में लिखा था कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मटीरियल, वो उसके 2 हिस्से होंगे। पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द जनरेटिंग क्वांटिटी, यानी जैसे सोलेनोइड के अंदर मान लो आपने एक आयरन के रोड को रखा है, लेट अस अज्यूम कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर हमने रखा है आयरन रोड को, तो क्या होगा, अब यहां जो इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके 2 हिस्से होंगे। पहला पार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोइड, जो सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो, और दूसरा पार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आयरन इटसेल्फ, जो कि खुद मैग्नेट बन चुका है। तो ये हमने टर्म्स निकली थी म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, तो यह है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये भी देखा था काई एम का रिलेशन निकाला था हमने जब, तो वो था आई बाय एच, तो आई इज इक्वल टू काई एम टाइम्स एच। ओके, हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस काई एम एच। एच कॉमन लिया जा सकता है इस इक्वेशन से, तो ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ऊपर देखें तो म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच है, तो बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच हो जाएगा, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। व्हेन आई कंपेयर दीज 2 इक्वेशंस, मुझे क्या पता लगता है, दिस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस काई एम, तो यहां तक मेरी इक्वेशन बन चुकी है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया मैंने। Similarly, here I have my equation number 4, mu is equal to mu naught times mu r, तो that is my equation number 4। अब इन 3 और 4 को कंपेयर करता हूं मैं, तो मुझे पता लगता है this mu r is equal to 1 plus chi m। okay, that relative permeability is equal to 1 plus chi m। okay, of course both the quantities are unitless, और ध्यान क्या रखना है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं, यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं। और काई एम मुझे क्या बताता है, काई एम बताता है कि मेरा सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। म्यू आर क्या बताता है, ये मुझे ये बता रहा है, रिलेटिवली बता रहा है कि मेरा मटेरियल जो है वो अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड को पास होने दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक मटेरियल जितना ज़्यादा अच्छी मैग्नेट बनेगा उतना ज़्यादा वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देगा। ओके, तो इसी बेसिस पे कि एक सब्सटेंस अपने अंदर से कितने वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है, वी कैन डिवाइड आर मटीरियल्स इनटू 3 बेसिक काइंड्स। ओके, कि कुछ मटेरियल्स होंगे वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बहुत पास होने देंगे। ओके, कुछ मटेरियल्स होंगे वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पास करने देंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ओके, कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने जैसे मान लो एक सब्सटेंस को रख दिया, क्या करेगा ये सब्सटेंस, क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब कुछ इस प्रकार से अपने अंदर से भेजने की कोशिश करेगा, हाल जा भी नहीं रही हो लेकिन फिर भी कुछ अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ऐसे मटेरियल्स भी हैं। कुछ मटेरियल्स होंगे वो और भी ज्यादा लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे, और कुछ होंगे जो पहले से जाती लाइंस होंगे उनको भी रिपेल कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ये 3 बेसिक काइंड्स बनते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उनके अंदर से पहले डायरेक्टली पास हो रही थी वो उनको भी रिपेल कर देते हैं। ओके, ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है बिल्कुल देख ही नहीं सकते, दे आर रिपेल विद द फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, फिर है दूसरे काइंड ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट्स के पास थोड़ा बहुत स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं उनसे। ओके, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से रिपेल करते हैं या फिर मैग्नेट से दूर भागते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं या फिर मैग्नेट के पास जाते हैं बहुत धीरे धीरे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ही ज्यादा अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेट के बहुत ही ज्यादा करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। अब समझते हैं इन तीनों के बारे में। हाँ जी बच्चों,
तो लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स नाउ। ओके, तो देर आर थ्री काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक एंड दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? ये अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ये उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, रिपेल होंगे उससे। ओके, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसके अपोजिट बिल्कुल, कि वो क्या करते हैं, वो स्लोली अट्रैक्ट होंगे, मतलब बहुत थोड़ा अट्रैक्ट होंगे लेकिन होंगे अट्रैक्ट। But in all the contrast, ferromagnetic material, they strongly attract. Okay, they attract very strongly towards a magnet or the magnetic field lines. तो ये इस तरह से आप इसको पूरा लाइंस लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे। तो ये आपका डायमैग्नेटिक, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब इसका अगर मैं देखूँ तो अगर मान लो एक ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर हमने क्या करा, इसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रखा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, सीधी आ रही होंगी, इससे बाहर की तरफ रिपेल हो जाएंगी, इसके अंदर से नहीं जाएंगी। ओके, जो इसके से वैसे चली भी जाती, लेकिन ये मटेरियल होने की वजह से वो और ज़्यादा फैल जाएंगी लाइंस। ओके, यहीं पर अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से होकर गुजरना चाहती हैं, वो चाहे स्ट्रेट लाइंस बाहर से जा रही थी लेकिन अब वो उसके अंदर से जाएंगी। बट अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वो और भी ज़्यादा दूर से लाइंस अट्रैक्ट करके अपने अंदर से पास आउट कराएगा। ओके, तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब लिखते हैं इनको इन टर्म्स ऑफ दिस काइम, यानी कि मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी। वो क्या होती है मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज इजिली। ओके, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज तो होते हैं बट इन एन अपोजिट सेंस, मतलब वो बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं। मतलब कि इमेजिन करो कि यहाँ से अगर नॉर्थ था तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पर बना देगा, ताकि जो है क्या करेगा, ये एक तरह से उसको रिपेल करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से बाहर भेजने के लिए। ओके, तो दैट इज वाई ये इनका जो काई एम है ये नेगेटिव रहता है। ओके, तो दिस इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1। ओके, तो नेगेटिव नंबर में आएगा इसका मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी। यही बात करें हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है? यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ होगा। ओके, तो दैट इज वाई इसके केस में जो काई एम है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली इसके केस में वो और भी ज्यादा इजिली अट्रैक्ट कर रहा है, तो काई एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0। ओके, दैट इज वाई ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम वी सी के इसी नंबर में एक 1 को ऐड कर दे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा फॉर दी रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू आर की जो रेंज है वो लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 है। ओके, सिमिलरली पैरामैग्नेटिक के लिए जो है म्यू आर शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आई हैव अ मटीरियल दैट हैज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ लेट अस से 1.2, तो वो मटीरियल कौन सा है? दैट मटीरियल इज अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल। ओके, सिमिलरली कोई आपसे पूछे कि आई हैव अ मैग्नेटिक मटीरियल जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है 5000 है, तो वो कैसा मटीरियल है? फेरोमैग्नेटिक, बिकॉज फॉर दिस इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक। तो इस सिमिलरली कोई यूँ बोले आई हैव अ मटीरियल जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो कितनी है? 0.9 है। 0.9 मतलब 1 से नीचे हो गई, तो देयरफॉर कैसा मटीरियल है ये? डायमैग्नेटिक मटीरियल। ओके, सिमिलरली सिमिलर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मैग्नेटिक सक्सेप्टेबिलिटी में, तो ये आपके चीज़ें हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल अगर बात करूँ डायमैग्नेटिक मटीरियल्स के, तो कॉपर, बिस्मिथ और नाइट्रोजन, इस एटसेट्रा कई तरह के ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये है आपके इसके एग्जाम्पल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में तो आपको पता ही है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, क्रोमियम है, तो ये सारे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। ओके, वेग डेफिनेशन फॉर दिस थिंग। आप इसके एग्जाम्पल्स को ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं कि इन जनरली जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनका क्या रहता है? उनका स्पिन क्वांटम नंबर इज 0। ओके, इन जनरली। सिमिलरली जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इज नॉट 0 बट इट इज वेरी लेस, that is why they attract feebly. Similarly in the ferromagnetic material they have very large this spin quantum number 3 और 4 रेंज की रेंज में। तो ये है आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड दी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ओके, अब आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। डायमैग्नेटिक में अभी तक कोई टेम्परेचर डिपेंडेंस एज सच कोई हमें मिली नहीं है, तो वी विल नॉट गो इनटू दिस। बट फॉर दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स तो हम देखते हैं ये क्यूरीज लॉ है हमारे पास।
देयर वॉज अ साइंटिस्ट पेरी क्यूरी नाम से, जो मैडम क्यूरी के हस्बैंड रहे हैं, तो उन्होंने ये डेवलप किया था। तो ये क्या कहते हैं कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, वैसे वैसे जो मेरा मटेरियल है वो कम हो जाती है उसकी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज उसकी, ठीक है। तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि रैंडमनेस आ जाती है, जो एटम्स हैं अंदर के वो इस तरह से रैंडमली मूव करते हैं कि मेरे को किसी एक डायरेक्शन में नहीं मिल पाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट इज वाई ये टेम्परेचर हाई होने पे मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है चीज़ों की। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, ये फॉर्मूला इसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो पहली बात तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा उतना ज़्यादा अलाइन होंगे वो जो एटम्स हैं एक ही डायरेक्शन में, और वो अपना मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रैंडमनेस बढ़ती है मटेरियल के अंदर। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, बस हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अब ये जो एटम्स है ना, ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक फील्ड को बना रहे हैं। ओके, हमें उन सारे एटम्स की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो एक ही डायरेक्शन में कर दी हमने, तो हमारे पास मटेरियल बन जाएगा वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक इस तरह का। ओके, तो मुझे उनको एक ही डायरेक्शन में करना है, लेकिन टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है, वो रैंडमनेस को और बढ़ाता है, वो मटेरियल्स को और ज्यादा रैंडम मोशन शो कराता है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। तो दैट इज वाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगा मेरा। ओके, तो